हेलो स्टूडेंट, आप सभी का 12th फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन में वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या का व्यंजक। हम लोग इसके पहले साइक्लोट्रॉन में 2 वीडियो बना चुके हैं। पहला था डायग्राम, परिभाषा, संरचना चित्र, और दूसरे वीडियो में था साइक्लोट्रॉन की कार्यविधि। आज पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन के बारे में अंतिम वीडियो। सूत्र व्यंजक पढ़ेंगे वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या के लिए, और धनायन की गतिज ऊर्जा के लिए, और साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति के लिए 3 हम पढ़ेंगे सूत्र। तो देखिए, आज मान लो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण b, धनायन का वेग v, तब धनायन पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल। हम लोग जानते हैं कि जब डीज में धनायन गति करता है तो धनायन के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र रहता है, धनायन के लंबवत रहता है। तो यहाँ पर लगेगा लॉरेंज बल का सूत्र जानते हैं, F बराबर QVB sin थीटा। अब चूंकि साइन थीटा कितना होता है, थीटा का मान होता है चुंबकीय क्षेत्र में धनायन गति करेगा तो थीटा 90, तो F बराबर लिखेंगे QVB sin 90। sin 90 का मान 1 होता है, तो F का मान कितना हो जाएगा, F का मान हो जाएगा QVB, sin 90 का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं sin 90 का मान हो गया 1, इसलिए F का मान आएगा QVB बस, समीकरण नंबर 1। तो धनायन जब डीज में गति करेगा तो उस पर जो बल लगेगा लॉरेंज बल, उसका मान होगा F = QVB। यह बल धनायन को वृत्तीय मार्ग में गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। अब हम जानते हैं कि धनायन जो है वृत्तीय मार्ग में गति करता है, और वृत्तीय मार्ग में गति करने के लिए हमको एक बल आवश्यक होता है जिसका नाम है अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल की जरूरत होती है। यदि वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या r हो तो अभिकेंद्र बल, कितना अभिकेंद्र बल चाहिए धनायन को, वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या यदि r हो तो अभिकेंद्र बल बराबर mv²/r, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 बराबर हो जाएंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से क्या होगा कि अभिकेंद्र बल जो है वो लॉरेंज बल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे QVB बराबर mv²/r। ये दोनों बल बराबर हो गए। अब यहाँ दोनों साइड में v दिख रहा है, v कटेगा, v दिखेगा। चलिए काट देते हैं, एक एक v को काटेंगे, यहाँ से 1 और यहाँ से 1, क्या बचेगा QB बराबर mv/r। अब हमको r का सूत्र निकालना है, तो ये r इधर आ जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो r बराबर mv/QB। या ये जो समीकरण r बराबर mv/QB, ये जो है वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या के लिए व्यंजक आ गया, r बराबर mv/QB। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान, धनायन का जो द्रव्यमान है वो निश्चित रहता है, धनायन पर आवेश निश्चित रहता है, और धनायन पर जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान भी नियत होता है। यहाँ लिखेंगे क्योंकि MQB का मान नियत होता है, इसलिए जो समीकरण 3 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, R समानुपाती V, अर्थात वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या धनायन के वेग के अनुक्रमानुपाती होता है। वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या धनायन के वेग के
अनुक्रमणपति होता है। यहाँ लिख सकते हैं वृत्ति मार्ग की त्रिज्या धनायन के वेग के धनायन के वेग के अनुक्रमणपति होता है। वैसे समीकरण 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। R इक्वल टू एम वी बटे क्यू बी, इसको तो रट ही लेना है। R बराबर एम वी बटे क्यू बी। चलिए अब पढ़ते हैं गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। अब हम निकालेंगे किसी भी डीज में धनायन को गति करने में लगा समय। यदि समय t हो तो किसी भी डीज में धनायन को गति करने में लगा समय t हो तो t बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो किसी भी डिज, एक डिज का लेते हैं, एक डिज में जो एक डिज को गति करने में लगा जो दूरी है, एक डिज की वृत्तीय मार्ग की दूरी, एक डिज की वृत्तीय मार्ग की दूरी बराबर पाई आर। 2 पाई आर नहीं, क्योंकि दोनों डिज में गति करेगा धनायन तब 2 पाई आर दूरी तय करेगा। एक ही डिज में जब वृत्तीय मार्ग करेगा तो एक डिज की दूरी को तय करेगा और उसका मान होता है पाई आर। तो यहाँ रख देते हैं टी बराबर दूरी पाई आर और चाल है वी, पाई आर बटे वी। अब हम आर का मान रख देते हैं। वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या के लिए हम लोग यहाँ पर आर का मान रखने पर आर बराबर हम लोग निकाले थे, आर का मान एम वी बटे क्यू बी निकाले थे। हम पुराने अभी पढ़े हैं वो समीकरण में वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या हम निकाले हैं आर बराबर एम वी बटे क्यू बी। इस आर का मान यहां रख देंगे तो टी बराबर पाई बटे वी इंटू आर का मान एम वी बटे क्यू बी। आर का मान रख दिया यहाँ पर एम वी बटे क्यू बी। ये वी और वी कटेगा। अब चलिए काट देते हैं वी और वी को। तो एक डिज में गति करने में जो लगा समय है आ गया पाई एम बटे क्यू बी। टी बराबर पाई एम बटे क्यू बी। तो देखते हैं यहाँ पर कि किसी भी डिज में गति करने में लगा समय जो है वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या और धनायन के वेग पर निर्भर नहीं करता है। जो समय है यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ हम लोग लिखेंगे कि किसी भी डिज में धनायन को गति करने में लगा समय, किसी भी डिज में धनायन को गति करने, किसी भी डिज में धनायन को गति करने में लगा समय वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या वह धनायन के वेग पर निर्भर नहीं करता है। धनायन के वेग पर निर्भर नहीं करता है। तो धनायन को जब किसी भी डिज में गति करेगा तो समय जो है वो त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता और धनायन के वेग पर भी निर्भर नहीं करता। तो चलिए अब आगे पढ़ेंगे धनायन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक।
अब हम निकालेंगे धनायन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा हम जानते हैं जब कोई वस्तु गति करती है तो उसकी जो ऊर्जा होती है, गति के दौरान इसमें जो ऊर्जा निहित होती है उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। तो हम चलिए देखते हैं धनायन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। मान लो जब धनायन अधिकतम त्रिज्या r0 के वृत्तीय मार्ग में गति करता है तब उसके अधिकतम चाल v0 है, तो q v0 v बराबर, हम लोग जानते हैं कि धनायन को गति करने के लिए अभिकेंद्री बल जो मिलता है वो जो है लॉरेंज बल से मिलता है। ये लॉरेंज बल है और ये अभिकेंद्री बल है। यहाँ पर हम अधिकतम चार रख दिए, v नॉट या v0 स्क्वायर बटे r नॉट। तो इसमें से हल करके हमको निकालना है मान v0 का। तो एक तो यहाँ v0 लगा हुआ है, ये v0, इसको काटेंगे, क्या बचेगा? चलिए देखते हैं qv, इधर से m एक v बचेगा, ये r नॉट हो गया। अब इसको इधर ले आओ, इसका मान निकालना है या। हम लोग बाएं पक्ष को दाहिने पक्ष में लिख लिए और दाएं पक्ष को बाएं पक्ष में, तो ऐसा हो जाएगा ये समीकरण। v0 या v नॉट का मान निकालना है, तो q v r नॉट, q v r नॉट बट्टे m, तो ये आ गया v नॉट का मान। अब हम लोग जानते हैं कि गतिज ऊर्जा का क्या सूत्र होता है। चलिए यहाँ लिखते हैं अधिकतम गतिज ऊर्जा। अधिकतम गतिज ऊर्जा को यदि हमने E0 से दर्शा दिया तो इसका सूत्र बनता है 1/2 mv नॉट का स्क्वायर। तो v नॉट का मान यहाँ से हम लोग रख देंगे, यहाँ पर मान। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा किनारे करके लिखते हैं, 1/2 m ब्रैकेट में q v r नॉट बटे m का स्क्वायर। अब वो स्क्वायर को हल करेंगे तो देखिए क्या आता है। 1/2 m तो रहने दीजिए, q का स्क्वायर, v का स्क्वायर, r नॉट का स्क्वायर बटे m का स्क्वायर। यहाँ पर हमको दिख रहा है 2m दिख रहा है, ऊपर में भी 1m है, नीचे में 2m है, तो m को काट देंगे। तो E नॉट अधिकतम गतिज ऊर्जा का सूत्र आ जाएगा q स्क्वायर v स्क्वायर r नॉट स्क्वायर बटे 2m। तो ये आ गया अधिकतम गतिज ऊर्जा का सूत्र। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा कब होती है धनायन की? धनायन जब अधिकतम त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में गति करता है तब। जब धनायन डीज के पास की वृत्तीय मार्ग में गति करेगा, जब धनायन डीज के पास वाली वृत्तीय मार्ग में गति करेगा तब उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। चलिए अब पढ़ते हैं साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति के लिए सूत्र। चलिए साइक्लोट्रॉन का सबसे आखिरी टॉपिक, आखिरी व्यंजक पढ़ेंगे, साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। साइक्लोट्रॉन इस शर्त पर कार्य करता है कि लगाए गए विभवांतर की आवृत्ति, लगाए गए विभवांतर की आवृत्ति धनायन की परिक्रमा की आवृत्ति के बराबर होना चाहिए। धनायन की परिक्रमा की आवृत्ति के बराबर होना चाहिए। विद्युत क्षेत्र की इस आवृत्ति को साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति कहते हैं या साइक्लोट्रॉन आवृत्ति कहते हैं। अब इसका व्यंजक निकालेंगे तो परिभाषा को अच्छे समझ लेते हैं। साइक्लोट्रॉन पर जो विभवांतर लगाया जाता है विद्युत क्षेत्र के द्वारा, उसकी आवृत्ति धनायन जो परिक्रमा करता है डीज के अंदर, उसकी आवृत्ति बराबर होना चाहिए। तो विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति को कहते हैं साइक्लोट्रॉन आवृत्ति। व्यंजक, यदि दोलायमान विद्युत क्षेत्र का दोलन काल t हो, दोलायमान विद्युत क्षेत्र का दोलन काल t हो, तो प्रत्येक डीज की ध्रुवता, प्रत्येक डीज का जो धनात्मक ऋणात्मक होने का जो रहता है समय,
उसको बोलते हैं ध्रुवता। प्रत्येक डीज की ध्रुवता T/2 के पश्चात बदल जाएगी। हम देखते हैं जैसे ही धनायन एक डीज से निकलकर विद्युत क्षेत्र में आता है उसी समय दूसरा डीज ऋणात्मक हो जाता है। यह समय किसी भी डीज में धनायन को परिक्रमा करने में लगा समय T के बराबर होगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर T जो है किसी भी डीज में धनायन को परिक्रमा करने में लगा समय है, ये किसके बराबर होगा? जो दोलायमान विद्युत क्षेत्र का दोलन काल के आधा के बराबर होता है। जो धनायन को परिक्रमा करने में जो लगा समय है, धनायन को परिक्रमा करने में लगा समय है जो दोलायमान विद्युत क्षेत्र का जो दोलन काल है उसके आधा के बराबर होता है। इसी को हल करेंगे। इसको लिख सकते हैं या T बराबर 2T, ये 2 इधर आ जाएगा, T इधर आ जाएगा। स्मॉल t का मान हम लोग जानते हैं, अभी निकाले हैं कुछ देर पहले कि धनायन को किसी भी डीज में परिक्रमा करने में लगा समय πm/qb हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं। T बराबर होता है πm/qb, तो ये हम रख देंगे T बराबर 2 × πm/qb। तो ये तो आ गया हमारा T का मान, दोलायमान विद्युत क्षेत्र का दोलन काल आ गया। अब चूंकि हमको निकालना है साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति, तो यहाँ लिखेंगे साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति होता है f0 बराबर 1/t। तो f0 का मान हो जाएगा इसका उल्टा 1/2πm/qb। f0 बराबर 1/2πm/qb। इसको यदि हम भाग को गुणन कर लें तो ये हमारा सूत्र आ जाता है, यही बन जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा qb, नीचे में आ जाएगा 2πm। तो ये आ गया हमारा साइक्लोट्रॉन की जो है आवृत्ति का सूत्र qb/2πm। ये समीकरण 2 और ये समीकरण 1। तो इस प्रकार साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति जो है धनायन के वेग और डीज की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती है। यहाँ पर त्रिज्या नहीं है, धनायन की डीज की त्रिज्या और वेग भी नहीं है। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन का बहुत अच्छे से पढ़ना है तो सरल, लेकिन इसका शब्द बहुत कठिन है, याद रखने में दिक्कत जाएगा। थोड़ा सा बार बार पढ़ेंगे 2-4 बार तो याद हो जाएगा। अब अगला अध्याय पढ़ेंगे